Dear student, myself अजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आदर्श गर्ल्स कॉलेज श्योपुर, मध्य प्रदेश। प्रेजेंट वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स में कुछ स्ट्रक्चरल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब तक हम जो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सेल वॉल, आउटर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन स्ट्रक्चरल चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। बैक्टीरिया जो है उसमें अगर हम एक टर्म आती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स को अगर हम देखें तो बैक्टीरिया, जैसे ये एक बैक्टीरियल सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड पड़ा हुआ है। न्यूक्लियोइड कहते हैं डीएनए। बैक्टीरिया का ये डीएनए है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ हम जो बोलते हैं कि इसके चारों तरफ सेल वॉल होती है। सेल वॉल को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस सेल वॉल के चारों तरफ कभी कभी ये जो है एक एक्स्ट्रा एक लेयर पाई जाती है जिसको कहते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो लेयर है ये पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अब आप बोलोगे सर सेल वॉल भी पॉलीसैकेराइड की है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो देखिए दोनों ही पॉलीसैकेराइड की केमिकल नेचर अलग अलग होती है, इसीलिए इसको सेल वॉल नहीं माना गया। ये सेल वॉल के भी बाहर की तरफ होती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स है ये पॉलीसैकेराइड इन नेचर होती है। लेकिन एक बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रासिस। इस बैसिलस एंथ्रासिस के अंदर अगर हम इस की केमिकल नेचर को देखें, ग्लाइकोकैलिक्स की केमिकल नेचर को, तो ये प्रोटीन की नेचर का होता है। तो ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है यहाँ पर। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का पाया जाता है, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। जो कैप्सूल है, अगर ये जो ग्लाइकोकैलिक्स पाया जा रहा है ये टाइटली पैक होता है और बहुत ईजिली आप इसको हटा नहीं सकते। तो अगर इस तरीके की वहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स पाया जा रहा है तो उसको कहते हैं कैप्सूल। और इस तरीके के बैक्टीरिया जो कैप्सूल रखते हैं वो मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं, बीमारी फैलाते हैं। लेकिन अगर ग्लाइकोकैलिक जो है वो टाइटली पैक नहीं है, वो लूजली वहाँ पे लगा हुआ है और ईजिली उसको आप जो है आइसोलेट कर सकते हो। जैसे अगर पानी में आपने बैक्टीरिया डाल दिया सॉल्यूशन में तो वो स्लाइम जो है ग्लाइकोकैलिक जो है वो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ही लूजली पैक है। तो अगर इस तरीके की व्यवस्था है तो उसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर। जो लूजली पैक ग्लाइकोकैलिक्स होता है इसको हम स्लाइम लेयर कह रहे हैं। और इस तरीके की व्यवस्था वाले ज़्यादातर बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस रहा। दो तरीके का ग्लाइकोकैलिक्स होता है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। जो फंक्शन है ग्लाइकोकैलिक्स का, वहाँ पर ये तीन मेन फंक्शंस आ जाते हैं। एक तो बैक्टीरिया को सूखे से बचाता है। जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करके रखता है। तो डेसिकेशन कहते हैं सूखा। तो ये बैक्टीरिया को डेसिकेशन से बचाता है, सूखे से बचाता है। दूसरा जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो चिपचिपा भी होता है, जैसे स्लाइम लेयर है ये काफ़ी लूजली पैक होती है। तो अटैचमेंट प्रॉपर्टी भी ये प्रोवाइड करता है। अगर बैक्टीरिया को सरफेस से अटैच होना है तो ग्लाइकोकैलिक्स उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है, जैसे जब कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आता है तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी इम्यून सेल्स होती हैं, जैसे मैक्रोफाज, राइट, लिम्फोसाइट। तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं, इनका काम है कि बाहर से कोई अगर पैथोजन आया है तो उसको चेक करते रहें और उसको नष्ट करें। तो बैक्टीरिया जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है तो ये फैगोसाइटोसिस के द्वारा ये जो है बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। अब बैक्टीरिया तो बचने की कोशिश करेगा इन इम्यून सेल से, तो वो ग्लाइकोकैलिक्स की मदद से फेगोसाइटोसिस से खुद को बचाता है। किस तरीके से बचाता है वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, लेकिन आपको ये फंक्शन ध्यान रखना है। तो ग्लाइकोकैलिक जो है वो कार्बोहाइड्रेट नेचर का एक एक्स्ट्रा लेयर है जो सेल वॉल के बाहर पाई जा रही है। दो तरीके का पाया जाता है, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। दोनों में डिफरेंस देखा हमने और इसके कुछ हमने जनरल फंक्शंस देखे कि ग्लाइकोकैलिक जो है वो एग्जैक्टली काम क्या कर रहा है। अब आते हैं सरफेस अपेंडेज इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सरफेस पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जा रही हैं जो सारे बैक्टीरिया में तो नहीं पाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पाई जा रही हैं उनको तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो जो सरफेस पे पाया जा रहा है उसको सरफेस अपेंडेज कहते हैं। ये सभी बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। पहली चीज़, आप कभी ये मत सोचना कि सारे बैक्टीरिया में ही ये स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगी, ऐसा नहीं है। इसमें फ्लैजिला, पिलाई,
एंड फिम्ब्री, ये 3 तरह की स्ट्रक्चर्स जो है सरफेस अपेंडेज में मिलती हैं। जो फ्लैजिला है ये मेन लोकोमोटरी ऑर्गन है, मतलब मेन अगर बैक्टीरिया मूव कर रहा है, फ्लैजिला का काम ही है मूवमेंट, वो उसको मूव कराए। फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है, पिलाई जो है वो पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और फिम्ब्री जो है वो फिम्ब्रिलिन प्रोटीन की बनी होती है। फ्लैजिला जो है वो मूवमेंट से जुड़ी हुई है, अगर फ्लैजिला है तो वो मोटाइल बैक्टीरिया होगा, नहीं है तो वो नॉन मोटाइल होगा। जो पिलाई है इनका काम मूवमेंट में नहीं है, ये कॉन्जुगेशन, आगे हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया में, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम कॉन्जुगेशन को पढ़ेंगे, तो कॉन्जुगेशन में ये रोल प्ले करता है। फिम्ब्री जो है वो सरफेस के साथ अटैचमेंट में रोल प्ले करता है, ठीक है। आगे हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखेंगे। जो फ्लैजिला होती है, किसी भी फ्लैजिला को जब आप देखोगे तो उसमें फ्लैजिला में एक बाहर की तरफ इस तरीके से एक फिलामेंट निकला होता है जो आगे मूव करेगा, ठीक है? इसको कहते हैं फिलामेंट। ये हो गया फिलामेंट। अब ये बैक्टीरियल सेल के द्वारा एक हुक के द्वारा जुड़ा रहता है, तो ये जो हुक है, ये जैसे विंडो में आपने देखा होगा, ये हुक वाला पार्ट हो गया, ये फिलामेंट को बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच करता है। जो फ्लैजिला है उसका जो नीचे वाला पार्ट है जो सेल के अंदर धसा हुआ है, इसको कहते हैं हम बेसल डिस्क। क्या कहेंगे? बेसल डिस्क, क्योंकि इसमें डिस्क जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। अब देखिए, बैक्टीरियल जो फ्लैजिला है इसके 3 पार्ट देखे हमने, बाहर की तरफ फिलामेंट देखा, फिर हुक, और अंदर की तरफ बेसल डिस्क। अब जो फिलामेंट है ये जिस प्रोटीन से बना होता है उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलिन, ठीक है। फ्लैजिला सारे बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती, नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है और हॉलो स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये जो फिलामेंट वाला पार्ट है, इसको आप अंदर से देखोगे तो ये कैसा है? ये खोखला है, और ये हार्ड है, रिजिड है लेकिन खोखला है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं यहाँ पर। कौन सी प्रोटीन से बना है? ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना है। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन 4+4 पैटर्न में यहाँ पाई जाती हैं, जैसे 9+0, 9+2 पैटर्न आप सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम और इनमें पढ़ते हो, उसी तरीके का एक पैटर्न है 4+4 पैटर्न, जो फ्लैजिलिन प्रोटीन यहाँ अरेंज होती है। ये जो फ्लैजिलिन ईच फ्लैजिला है इसमें 3 पार्ट पाए जाएंगे। सबसे बाहर की तरफ जो है वो निकला हुआ है वो फिलामेंट, फिलामेंट को बैक्टीरियल सेल के साथ जो जोड़ रहा है वो है हुक, और सबसे नीचे की तरफ जो सेल के अंदर धसा हुआ है बैक्टीरियल सेल के अंदर वो है बेसल डिस्क। ये जो बेसल डिस्क है इसमें कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं रिंग के रूप में, जिनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 रिंग देखी गई है, एम रिंग, एस रिंग, पी रिंग और एल रिंग। इन्हीं को हम डिस्क कहते हैं। अगर हम ग्राम पॉजिटिव में देखें तो ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ 2 ही रिंग पाई जाती हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर 4 बेसल डिस्क पाई जाती हैं। ग्राम पॉजिटिव में अगर हम 2 बेसल डिस्क को देखें तो कौन कौन सी? एम एंड एस, ये 2 रिंग, 2 बेसल डिस्क पाई जाती हैं ग्राम पॉजिटिव में। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और ग्राम नेगेटिव में अगर हम देखें तो यहाँ पर चारों रिंग पाई जाएंगी, एन एस पी एल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बेसल डिस्क का जो नाम दिया गया है ये भी इनकी प्रेजेंस के बेस पर दिया गया है। जैसे कोई अगर मेम्ब्रेन में है तो एम, अगर पेरिप्लाज्मिक स्पेस में है तो एस, जैसे मेम्ब्रेन वाली को एम बोला, स्पेस वाली को एस, पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल में है तो पी, और आउटर लेयर में है तो उसको एल रिंग कहा गया है। तो आप इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। यहाँ पे जब हम ये देखें कि ये जो बैक्टीरियल फ्लैजिला है ये रिजिड स्ट्रक्चर है और इस तरीके से ये काम कर रही है, जबकि यूकेरियोटिक जो फ्लैजिला होती है वो रिजिड नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल होती है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो स्पेस है इस स्पेस के अंदर एक ऐसी चीज़ पाई जाती है, यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म को अगर देखा जाए तो इस प्रोटॉन बहुत ज़्यादा भरे रहते हैं इस स्पेस में, और ये प्रोटॉन जो है
ये मॉट ए एंड मॉट बी दो प्रोटीन्स होती हैं जो इस रिंग के साथ जुड़ी रहती हैं, और ये प्रोटॉन जब इस प्रोटीन में होके निकलते हैं तो ये इस फ्लैजिला को एनर्जी देते हैं, और इस एनर्जी का यूज करके ये चल देती है, ऐसे मूव करती है। तो ये थोड़ा इसका मैकेनिज्म है, जनरल वे में हमने देखा। तो इस तरीके से एक बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है उसका इस तरीके से सिस्टम पाया जाता है। बैक्टीरियल फ्लैजिला के बाद यहाँ पे फ्लैजिला की नंबर्स और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कुछ टर्मिनोलॉजी भी यूज हुई है। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उसमें अगर एक ही फ्लैजिला है, जैसे ये बैक्टीरिया है इसमें एक ही फ्लैजिला है, तो इसको कहते हैं मोनोट्राइकस। अगर एक से ज़्यादा है और दो अलग अलग एंड पे फ्लैजिला लगी हुई है, दोनों एंड पे लगी हुई है, तो उसको कहते हैं एम्फीट्राइकस। ये हो गया एम्फीट्राइकस। देखिए दो फ्लैजिला हैं, दोनों दो एंड पे लगी हुई है। फ्लैजिला एक से ज़्यादा तो है लेकिन एक ही एंड पे गुच्छे के रूप में लगी हुई हैं, उसको कहते हैं लोफोट्राइकस। अगर फ्लैजिला चारों तरफ इस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, उसको कहते हैं पेरीट्राइकस। ठीक है। और अगर कोई बैक्टीरिया में फ्लैजिला है ही नहीं तो उसको कहेंगे ए ट्राइकस। ए मीन्स नॉट, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला। तो इस तरीके से ये कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे फ्लैजिला के अकॉर्डिंग यूज होती है। बैक्टीरियल सेल को अगर हम देखें तो फ्लैजिला के अलावा उसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती हैं, जिनको कहते हैं फिम्ब्री या पिलाई। राइट। तो जो फिम्ब्री और पिलाई हैं ये सरफेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में की तरह कुछ आउटग्रोथ हैं, अतिवृद्धियां हैं जो पाई जा रही हैं। दोनों का एक अलग अलग रोल है। अब वो क्या फंक्शन है, किस तरीके से ये रोल प्ले कर रही हैं, इसको थोड़ा सा हमने एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए फिम्बरी जो है वो छोटी होती है, टिनी, सूक्ष्म, इन ब्रिस्टल लाइक, ब्रश लाइक, जैसे हम दांत साफ करते हैं तो उसकी जो ब्रश होती है इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं बैक्टीरिया की सरफेस पे, और ये छोटी होती है। जबकि जो पिलाई है ये हेयर लाइक होती हैं, थोड़ा सा बड़ी होती हैं, और ये फाइब्रस स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस हुआ। दूसरा, यहाँ पे जो फिम्बरी है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये दोनों बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। ये ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में मिलेगी। जबकि जो पिलाई है ये मोस्टली कौन से बैक्टीरिया में मिलती हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलती है। फिम्बरी जो है ईच सेल में 200 से 400 तक की संख्या में पाई जाती है। ईच सेल कंसिस्ट 200 to 400 पर सेल। लेकिन जो पिलाई है वो 1 से 10 तक की संख्या में ही पर सेल पाई जाती है। फिम्बरी जो है, अब चूंकि ये प्रोटीन से बनी है, फिम्ब्रिलिन, और जो फिम्ब्रिलिन प्रोटीन है उसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। तो फिम्ब्रिलिन प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन्स है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम पर पाया जाता है। जबकि जो पिलाई है इसको बनाने वाले जो जीन्स होते हैं वो प्लाज्मिड में पाए जाते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम और प्लाज्मिड में क्या डिफरेंस है ये भी आगे हम देखेंगे, बट ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जो फिम्बरी है ये पतली स्ट्रक्चर है, सूक्ष्म तो है ही, सूक्ष्म होने के साथ साथ पतली भी है, थिन एंड शॉर्ट। जबकि जो पिलाई है वो हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स है वो थिक है, थोड़ा मोटा है, एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर्स है एज कंपेयर टू फिम्बरी। ये जो फिम्बरी है इसका काम क्या है, ये सरफेस के साथ बैक्टीरिया को अटैच करवाने में हेल्प करता है। राइट। जबकि जो पिलाई है इसका जो रोल है वो है कॉन्जुगेशन में। बैक्टीरिया का एक रिप्रोडक्शन में एक टाइप्स होता है कॉन्जुगेशन, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। पिलाई जो है वो वहाँ पे रोल प्ले करते हैं। राइट। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है वो अपने बुरे वक्त के लिए भी तैयारी करके रखता है। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, नॉन लिविंग कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो कुछ ना कुछ स्टोर करके रखती हैं। राइट। क्योंकि बैक्टीरिया के अंतर्गत उत्सर्जन तंत्र तो है नहीं, तो कई बार तो वो क्या करता है, उसकी जो भी वेस्टेज होती हैं उन्हीं को वो स्टोर कर लेता है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स के रूप में। कई बार वो इम्पोर्टेंट चीज़ों को, कि भविष्य में अगर उसको इमरजेंसी हुई तो वो इन चीज़ों को रिजर्व मटेरियल के रूप में स्टोर करके रखता है, और वो उसको उस टाइम जब कोई इमरजेंसी या अनफेवरेबल कंडीशंस आती है उस टाइम वो वहाँ पे यूज कर लेता है। तो ये इंक्लूजन बॉडी इस तरह की नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होती हैं जो बैक्टीरियल सेल के अंदर पाई जाती हैं।
इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मतलब वो मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं और विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मेम्ब्रेन होगी तो वो नॉन यूनिट मेम्ब्रेन होगी। अब आप बोलोगे कि सब नॉन यूनिट मेम्ब्रेन क्या होती है? बच्चों, नॉन यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं कि उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो रॉबर्टसन के यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो उसके थोड़ा सा वेरिएशन शो करेगा। तो इस तरीके की जो मेम्ब्रेन, जो जैसे हम मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो मेम्ब्रेन मॉडल में जो केमिकल कंपोजिशन होता है उस तरीके का कंपोजिशन ये मेम्ब्रेन फॉलो अगर कर रही है तो यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं, अगर नहीं कर रही है तो नॉन यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है। ये इंक्लूजन बॉडी ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं नेचर में और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब इंक्लूजन बॉडी को थोड़ा सा देखा जाए तो इंक्लूजन जो बॉडी है, ऑर्गेनिक की जो इंक्लूजन बॉडी है, यहाँ पे कुछ सर्टेन टाइप्स देखे गए हैं। जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, नाम से ही क्लियर है कि ग्लाइकोजन जो ग्रेन्यूल्स हैं ये ग्लाइकोजन को स्टोर रखते हैं। अब ग्लाइकोजन जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, राइट? तो ये किसको स्टोर रखते हैं? ग्लाइकोजन। तो स्टोर ग्लाइकोजन। और जो ग्लाइकोजन होता है अगर आपको उसको टेस्ट करना है तो उसकी टेस्टिंग आयोडीन टेस्ट से करते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी आयोडीन इस ग्रेन्यूल्स पे डाल दोगे तो ये कुछ स्पेसिफिक कलर देगा। तो ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल जो है ये ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी के अंतर्गत हमने स्टडी किया। इसके अलावा बैक्टीरिया में दूसरा इंक्लूजन बॉडी होता है पीएचबी ग्रेन्यूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीएचबी की फुल फॉर्म बनती है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ग्रेन्यूल्स। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये जो है इनका बड़ा ही एक कॉमर्शियल एप्लीकेशन है। जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनता है वहाँ इनका यूज होता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भाई जो पीएचबी ग्रेन्यूल्स हैं ये किससे बने होते हैं और इनका क्या यूज है। इसके अलावा साइनोफाइसिन, साइनोफाइसिन जो है एक प्रोटीन्स है नेचर में, और ये जो साइनोफाइसिन है ये मोस्टली पाई जाती है साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया भी आगे हम डिस्कस करेंगे। साइनोबैक्टीरिया एक तरीके के बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकालते हैं। तो जो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हैं ये ऑक्सीजन, ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। और इस प्रोटीन में अगर हम देखें तो दो एमिनो एसिड बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं और उन एमिनो एसिड का नाम है एस्पार्टिक एसिड और आर्जिनिन। ठीक है, ये जो प्रोटीन यहाँ पे यूज हुई है इसमें दो एमिनो एसिड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, एस्पार्टिक एसिड और आर्जिनिन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा एक और ग्रेन्यूल्स है वो है कार्बोक्सीसोम्स। कार्बोक्सीसोम जो है जैसे एक रुबिस्को एंजाइम होता है, ये रुबिस्को एंजाइम केल्विन साइकिल में रोल प्ले करता है, राइट? तो रुबिस्को जो है केल्विन साइकिल कह लो या C3 साइकिल कह लो, ये यहाँ पे बड़ा ही एक रेगुलेटरी एंजाइम है, मेन एंजाइम है। तो कार्बोक्सीसोम क्या करता है? कार्बोक्सीसोम है क्या? तो ये जो है साइनोबैक्टीरिया जो है, ये जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया होते हैं जो केल्विन साइकिल जिनमें पाया जाता है, वहाँ पे रुबिस्को को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कभी कभी वहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूजन बॉडी के रूप में रखा जाता है। तो रुबिस्को को अगर हम पैराक्रिस्टलाइन फॉर्म में रख रहे हैं तो वो कार्बोक्सीसोम कहलाते हैं। जो गैस वैक्यूल है, यहाँ पे छोटी छोटी वेसिकल्स भी पाई जाती हैं। तो गैस वेसिकल्स जो हैं वो, या गैस वैक्यूल कहिए, इनके अंदर जो है हवा भरी पाई जाती है। ईजिली जो है एयर मॉलिक्यूल्स जो है ईजिली मूव कर सकते हैं गैस वैक्यूल के अंदर और गैस वैक्यूल के बाहर। तो ये क्या है? ब्योंसी प्रोवाइड करते हैं। ब्योंसी कहते हैं हल्कापन। जैसे किसी के अंदर अगर हवा भर दो तो वो हल्का हो जाएगा, तो बैक्टीरिया जो है उसके अंदर गैस वैक्यूल्स में अगर वो हवा भर लेता है तो वो हल्का होता है और वो सरफेस पे आ जाता है। तो गैस वैक्यूल के माध्यम से बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे कोई बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अब जब उसको फोटोसिंथेसिस करना है और अगर वो लाइट एनर्जी का यूज कर रहा है तो उसको सरफेस की तरफ, वो ऊपर की तरफ, पानी में ऊपर की तरफ आना चाहेगा, क्योंकि अपर सरफेस पे लाइट इजीली अवेलेबल होती है। वो ऊपर आएगा कैसे? तो वो गैस वैक्यूल का यूज करेगा। तो वो गैस वैक्यूल में थोड़ी सी हवा, एयर जो है वो इनपुट करेगा, और गैस वैक्यूल के अंदर जैसे एयर इनपुट होती है तो वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है और सरफेस पे आ जाता है। अब जैसे ही शाम होती है उसको नीचे की तरफ जाना है तो वो गैस
की अमाउंट को कम कर लेगा, उससे उसका वेट कम हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से गैस वैक्यूम के थ्रू वो अपनी फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है, उसी को कहते हैं ब्योंसी। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल्स कहिए या इंक्लूजन बॉडी कहिए, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी जो है इसमें दो तरीके के इंक्लूजन बॉडी आते हैं, पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल और मैग्नेटोसोम। पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स जो हैं इसमें इन्हीं को हम वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं या मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। इनको मेटाक्रोमेटिक इसलिए कहते हैं कि अगर बेसिक डाई से इनको रिएक्ट कराया जाए, बेसिक डाई आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, टॉलोइडिन ब्लू यूज कर सकते हैं, तो ये जो बेसिक डाई हैं इनके साथ रिएक्ट कराने पे, स्टेन कराने पे ये रेड और ब्लू कलर की डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। ठीक है। इसके अलावा मैग्नेटोसोम जो हैं इनके अंदर Fe3O4 जिसको मैग्नेटाइट कहते हैं या Fe3S4 जिसको ग्रेगाइट कहते हैं, ये क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। ड्यू टू दी इस कारण ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, क्योंकि मैग्नेटाइट और ग्रेगाइट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, और जब ये बैक्टीरिया के अंदर क्रिस्टल फॉर्म में होंगे तो ये अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके हिसाब से रेस्पॉन्स करते हैं और ये अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। इसलिए ऐसे बैक्टीरिया जो अर्थ के फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में रेस्पॉन्स कर रहे हैं उनको मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, मैग्नेटोसोम अकेला ऐसा इंक्लूजन बॉडी है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन की जो लेयर पाई जा रही है वो यूनिट मेम्ब्रेन है। अदरवाइज जैसे और भी बहुत सारे इंक्लूजन बॉडी हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन तो पाई जा रही है, एनवलप तो पाया जा रहा है, कवरिंग तो पाई जा रही है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था वो सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं। लेकिन मैग्नेटोसोम अकेला ऐसा इंक्लूजन बॉडी है जिसकी जो लेयर है जो बाहर की तरफ पाई जा रही है वो नॉन यूनिट नहीं है, वो क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है और ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इंक्लूजन बॉडी और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे जो है हम बात करते हैं बैक्टीरियल डीएनए की। जब भी हम बात करते हैं बैक्टीरियल डीएनए की तो देखिए बैक्टीरियल सेल के अंदर हमें दो तरीके का डीएनए मिलता है, राइट। ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे जो मेन डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए कहलाता है। ये बड़ी कंफ्यूज भी करती हैं ये चीज़ें, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो मेन डीएनए है वो क्या कहलाएगा, बैक्टीरियल डीएनए कहलाता है। लेकिन मेन डीएनए के अलावा भी यहाँ पे कुछ डीएनए की सर्कुलर कॉपी पाई जाती हैं जिनको कहते हैं प्लाज्मिड, राइट। तो जो बैक्टीरियल डीएनए है ये भी सर्कुलर गोलाकार होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, प्लाज्मिड भी डबल स्ट्रैंड होते हैं और सर्कुलर होता है। ठीक है। डबल स्ट्रैंड का मतलब ये होता है कि कोई भी जैसे डीएनए होता है ना उसमें इस तरीके के दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं, राइट, इस तरीके, तो इसको कहते हैं डबल स्ट्रैंड। इसको इस तरीके से दिखाते हैं डबल स्ट्रैंड सर्कुलर, ये इसको लिखने का तरीका होता है। लेकिन अगर इसमें एक ही स्ट्रैंड होता तो इसको डबल स्ट्रैंड नहीं बोलते, हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंड, एस डीएनए। ठीक है। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन डीएनए है और प्लाज्मिड है इन दोनों की हम बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हम बैक्टीरियल डीएनए के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं। जो बैक्टीरियल डीएनए है, देखिए यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो बैक्टीरियल डीएनए की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो बैक्टीरियल जो डीएनए है वो प्लाज्मिड डीएनए से एक चीज़ में तो सेम है, और वो चीज़ क्या है कि वो सर्कुलर है, दोनों है। तो बैक्टीरियल डीएनए मोस्टली सर्कुलर। ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियल डीएनए है मोस्टली डबल स्ट्रैंड सर्कुलर, डीएस बोले तो डबल स्ट्रैंड सर्कुलर, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी, इसके अंदर जो है एक बैक्टीरियल सेल के अंदर, राइट, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर 1 पर सेल पाया जाता है। एक बैक्टीरियल सेल के अंदर एक ही बैक्टीरियल डीएनए मिलेगा
इस बैक्टीरियल डीएनए की संख्या एक ही रहेगी मोस्टली सेल में। प्लाज्मिड की संख्या एक से ज़्यादा होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ वो सिर्फ बैक्टीरियल डीएनए के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने ये बताया था कि भाई ये जो है नेक्ड डीएनए है। अब यहाँ पे नेक्ड डीएनए से मतलब क्या है? नेक्ड डीएनए का मतलब है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, नो हिस्टोन प्रोटीन। जैसे आप यूकैरियोटिक सिस्टम में देखते हो, यूकैरियोटिक सिस्टम में जो डीएनए होता है उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन अटैच होती है, क्योंकि बैक्टीरियल डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, इसीलिए इसको नेक्ड डीएनए कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज पाई जाती है हिस्टोन की जगह पे। यहाँ पे हिस्टोन तो नहीं है बट पॉलीएमीन्स प्रेजेंट। हिस्टोन की जगह पे यहाँ पे जो कंपाउंड डीएनए के साथ अटैच होते हैं उनका नाम है पॉलीएमीन्स। ये आपको ध्यान रखना है, पॉलीएमीन्स प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ हिस्टोन। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सिस्टम में एक मेन डिफरेंस में भी हम इसको पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पे हिस्टोन की जगह पे पॉलीएमीन्स पाए जाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इनमें पाई जाती है। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब है कि एक ये सुपर कॉइलिंग आगे हम वैसे न्यूक्लिक एसिड में आगे इसको देखते हैं। बच्चों देखो सुपर कॉइलिंग क्या होती है, आपने पुराने जमाने में टेलीफोन देखे होंगे, तो वो टेलीफोन का जो वायर था वो एक दूसरे के साथ रैप कर जाता था, एक दूसरे पे चढ़ जाता था, जैसे राइट, जैसे इस तरीके से जो वायर आते थे पहले टेलीफोन के, तो वो क्या करते थे, इस तरीके से मिक्स हो जाते थे एक दूसरे में। तो इसी तरीके की जो स्ट्रक्चर्स बनती है जहाँ पे लीनियर या सर्कुलर स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट हो जाता है, उसको कहते हैं हम सुपर कॉइलिंग। हम इसको आगे डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि यहाँ पर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग पाई जाती है। बैक्टीरियल डीएनए में नो जंक डीएनए प्रेजेंट, यहाँ पे किसी भी तरीके का जंक डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। अब देखिए ये क्या चीज है, होता क्या बच्चों कि आप दो सिस्टम देख रहे हो, प्रोकैरियोटिक सिस्टम और यूकैरियोटिक सिस्टम। तो प्रोकैरियोटिक सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे जितना डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के रूप में है, ये जो डीएनए दिया हुआ है बैक्टीरियल डीएनए, ये सारा का सारा बैक्टीरियल डीएनए काम का है, मतलब इसमें बेकार का कोई डीएनए आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यूकैरियोटिक सिस्टम में क्या होता है, जो डीएनए होता है जो हमारे न्यूक्लियस में है, क्रोमोसोम के रूप में पाया जा रहा है, उसमें कुछ काम का है और मैक्सिमम काम का नहीं है, जंक डीएनए है। आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि यूकैरियोटिक सिस्टम में मोर देन 98% डीएनए पार्ट जो है वो जंक डीएनए है, वो बेकार का डीएनए है। 2 to 2.5% हिस्सा ही हमारे जीनोम का डीएनए का काम का है। तो जो जंक डीएनए बेकार का डीएनए वो यहाँ पे नहीं पाया जाता, सारा का सारा बैक्टीरियल डीएनए काम का है, वो प्रोटीन बना रहा है। और जो बेकार डीएनए होता है उसको हम इंट्रॉन कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इंट्रॉन एब्सेंट है। ठीक है, अब चूंकि बैक्टीरियल जो डीएनए है वो सर्कुलर है, और कोई भी स्ट्रक्चर अगर सर्कुलर है तो क्रोमोसोम में, जैसे आपने अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो तो क्रोमोसोम का जो सेंट्रल पार्ट है ये सेंट्रोमियर होता है और जो टर्मिनल पार्ट है ये टीलोमियर होता है। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में ना तो सेंट्रोमियर पाया जाएगा और ना ही टीलोमियर मिलेगा, तो नो टीलोमियर एंड सेंट्रोमियर प्रेजेंट। ना तो यहाँ टीलोमियर मिलेगा और ना यहाँ सेंट्रोमियर पाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, क्योंकि अब कोई पूछा आपको कि भाई क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो डीएनए है वो इस तरीके से सर्कुलर स्ट्रक्चर है, और सर्कुलर स्ट्रक्चर में ना तो टीलोमियर बन सकता है और ना ही सेंट्रोमियर बन सकता है। तो जो बैक्टीरियल डीएनए है इसकी कुछ हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे देखी। एक चीज़ और ही आपको याद रखनी है कि जो बैक्टीरियल डीएनए है, कभी कभी बैक्टीरियल डीएनए टर्मिनोलॉजी ना यूज करके वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी यूज कर देता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कहीं किसी लिटरेचर में बैक्टीरियल क्रोमोसोम लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो बैक्टीरियल डीएनए के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है,
अगर कहीं पे वर्ड लिखा हुआ है क्रोमोसोम तो इसका मतलब वो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की बात कर रहा है, लेकिन अगर वो बैक्टीरियल डीएनए या बैक्टीरियल क्रोमोसोम उसने वहाँ लिख रखा है तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि वो बैक्टीरियल डीएनए की बात कर रहा है। तो ये सर्टेन कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे बैक्टीरियल डीएनए को लेके। बैक्टीरियल जो चीज़ें हैं, जो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं बैक्टीरिया से जुड़ी हुई, वो हमने अपने 3 वीडियो लेक्चर्स में कवर की हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।